मित्रों जय हिंद। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन धरा से मैं राजेश ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए आप सभी का अयोध्या स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये आपकी तैयारी का क्रम चल रहा है जिसमें आपने देख लिया इससे पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराया गया और आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और इन प्रैक्टिस सेट को देखते हुए आप ये देखेंगे कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम परीक्षा हाल में बैठ करके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से प्रश्नों का कंटेंट यहाँ पे समाहित किया गया है जिससे ये लगेगा कि ये हमारे जो है प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा में आए हुए लग रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल करके और साथ में वर्तमान समय में चल रहे परीक्षा जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का समागम लेते हुए उनको समाहित करते हुए इस प्रैक्टिस सेट में जो है लिया गया है जिससे कि आपको परीक्षा में ये प्रश्न मिल ही जाए। इस तरीके के प्रश्नों का जो है ये मिश्रण है प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले आप 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और उन प्रैक्टिस सेटों से पहले आपने जो है पूरे पाठ्यक्रम को इस अयोध्या स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से देखा है। तो जो भी नए हैं, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों की और बेहतर तैयारी कराई जा सके। तो मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं जो है अपने इस 4th नंबर प्रैक्टिस सेट पर, यानी चौथे। जैसा कि है यहाँ पर हैक हिंदी, हमें हिंदी को हैक कर लेना है। क्या करना है? हैक कर लेना है, यानी हिंदी को पूरी तरीके से अपने में समाहित कर लेना है, यानी जहां से प्रश्न पूछा जाना है सभी कंटेंट को। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान द्वारा जितने भी हमारे जो है राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं या राष्ट्रीय तिरंगा है, इन सभी को जो है संविधान द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। उसी तरीके से हमारी राजभाषा हिंदी है, इसको भी स्वीकार किया गया है। तो यहां पर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? हिंदी को राजभाषा के रूप में। तो पहला प्रश्न है क्या, पहला विकल्प है यहां पर 15 अगस्त सन 1949 ईस्वी को। क्या? 15 अगस्त सन 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को और 16 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1949 तो सभी में मिल रहा है, लेकिन अब यहां पर हमें तिथि का ध्यान रखना है। तो 15 अगस्त ये है नहीं, 26 नवंबर ये है नहीं, यानी 14 सितंबर है। 16 सितंबर तो ओजोन दिवस है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए पर्यावरण संबंधी या जीके में प्रश्न पूछा जाता है तो यानी इस प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ये 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। कब जो है भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में। यहां पर एक प्रश्न और भी बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो अनुच्छेद है 343। कौन सा? 343 का अनुच्छेद कौन सा है? 343 का। या कहीं कहीं पर क्या मिलता है? ये 343 एक भी लिखा मिलता है या 343 ए भी लिखा मिलता है या 343 एक, इस तरीके से। तो ध्यान रखना मित्रों, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। और अगर भाग की चर्चा की जाए तो कब? भाग 17 में। कब? भाग 17 में। कब? भाग 17 में। और यहां पर अगर कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी? 14। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22। ये ध्यान रखना, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 14 और उसके बाद अब वर्तमान में पूछा जाए तो 22। समय समय पर परिवर्तन हुआ तो उसमें जो है अब पहले 14 राजभाषाएं थी, लेकिन समय समय पर परिवर्तन हुआ तो इसमें जो है और भाषाओं को समाहित किया गया, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 22। तो ध्यान रखना, इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए तो ये भी आप गलत मत करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 का या 1 या ए या 1, इसके अंतर्गत। कब?
14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह दूसरा प्रश्न लिपि से है। किससे? लिपि। भाषा के लिखने के यानी ध्वनियों के लिखने का जो रूप होता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। ध्वनियों के लिखने का रूप होता है या ध्वनियों का जो हम उच्चारण करते हैं उनको जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यह पूछा जा रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या पूछा जा रहा है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहां पे क्या है? पहला ऑप्शन है देवनागरी लिपि। नहीं भैया, देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में आप जो है क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है और क्या लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है। क्या? संस्कृत, हिंदी और क्या लिखी जाती है? और आपकी मराठी भी लिखी जाती है। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी और मराठी। ये किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। और भैया पंजाबी पूछ रहा है, यानी यहाँ पे यही हो सकता है गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा जाता है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी में क्या लिखा जाता है? पंजाबी। यानी रोमन में क्या लिखा जाता है? रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है। क्या? अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। और अगर फारसी की बात करें तो फारसी लिपि में उर्दू लिखा जाता है। तो आपका यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर देवनागरी पूछे, हिंदी, संस्कृत, हिंदी या मराठी को पूछे तो इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और अगर पंजाबी ये आपका पूछा ही गया प्रश्न है तो ये गुरुमुखी हो जाएगा, यानी यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा। रोमन लिपि यानी अंग्रेजी का पूछे या रोमन लिपि में कौन सी भाषा बोल लिखी जाती है तो अंग्रेजी, या अंग्रेजी की लिपि कौन है तो रोमन लिपि। उर्दू की लिपि पूछी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा वी, क्या? गुरुमुखी लिपि। एक प्रश्न यहां और बनता है, एक प्रश्न यहां और बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो इस देवनागरी लिपि का विकास जो है ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है मित्रों? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन लिपि है ब्राह्मी और इसी से जो है हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का विकास किससे? यानी इस ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कभी प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका तैयार हो गया होगा, यानी देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुरुमुखी में पंजाबी, रोमन लिपि में अंग्रेजी और फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है। और अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण के समय जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वरों के नाम लिखिए। यानी जिह्वा का जो प्रयोग होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का प्रयोग होता है तो उसके आधार पर स्वर को विभाजित किया गया है, उसी आधार पर यहां बताना है। तो यहां पे बताना है कि उच्चारण के समय जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वरों के नाम, यानी जो इसमें पश्च स्वर हैं उनको बताना है। किसको बताना है मित्रों? किसको बताना है? पश्च स्वरों को। देखिए यहां पर समझ लें, पहले क्या समझना है आपको? यहां पर यह देखना है कि जब उच्चारण किया जाता है, जीभ का प्रयोग जो होता है तो उसमें इनके आधार पर जो है स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। और ध्यान रखना यहां पर री की चर्चा नहीं की जाती है। किसकी चर्चा नहीं की जाती है? री की चर्चा। और अनआह तो है ही नहीं है 11 में, यानी 10 वर्णों को लेकर के चलते हैं हम। कितने? 10 को। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। अग्रस्वर, कौन से? अग्रस्वर। और उसके बाद में मध्य स्वर, मध्य स्वर। और क्या? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 भाग हैं इनके। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। किसको? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को। तो यहां पे देखना है अग्रस्वर। अग्रस्वर में वो आते हैं, वह वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नुकीली हो जाती है। और एक तो ये पहचान हो गई, नुकीली हो जाती है। और अगर ऐसे ना पहचान पाए तो ये ध्यान रखने की जिनमें नीचे पूंछ निकली होती है,
ऐसे वर्ण जिनमें नीचे पूंछ निकली होती है, तो भैया ना तो इनमें पूंछ निकली है, ना इनमें ना इनमें, तो यानी अग्र में कौन कौन से आ जाएंगे? ई में निकली है और ए में निकली है। तो अग्र स्वर में क्या क्या आ जाएगा? ई, क्या आएगा? ई और क्या आएगा? ए आएगा और क्या आएगा? आई आएगा। ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी आएंगे अग्र स्वर के अंदर, अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। और मध्य में क्या आता है? मध्य में ह्रस्व अ आ जाता है, ह्रस्व आ करते हैं तो ना जीभ आगे मुड़ती है ना पीछे मुड़ती है, अ का उच्चारण करते हैं तो जीभ बीच में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मध्य। और पश्चिम में इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो आ जाते हैं, यानी पश्चिम में और क्या क्या बचा हुआ है आपका? यानी आ बच रहा है और उसके बाद में क्या बच रहा है? ऊ बच रहा है और क्या बच रहा है? ऊ बच रहा है और उसके बाद में क्या बच रहा है? ओ बच रहा है और क्या बच रहा है? औ बच रहा है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, अग्र स्वर में ई ए आएगा, मध्य में अ आएगा और पश्च स्वर में आ उ ओ और औ आएगा। तो यहां पे जो सही विकल्प हो जाएगा आपका इस मिलान करने वाला, तो ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये आपने देखा, ये अग्र में आ गए, ये मध्य में आ गए, इनकी कोई चर्चा नहीं है। तो अब ये आपका इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ये गलत ना हो। एक जो है अल्प प्राण और महाप्राण पूछा जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ यानी तीनों सा और हा को रखा गया है, और महाप्राण के अंतर्गत जो है आपके अल्प प्राण में ये आ जाते हैं और महाप्राण में आपके जो है दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो ये ध्यान रखना, कभी इनमें गलती ना हो। और देखिए यहां पे अंतस्थ, अल्प प्राण में अंतस्थ, तो उसके बाद जो है महाप्राण में जो है वो अल्प प्राण में अंतस्थ आ गए आपके यार अलावा, और महाप्राण में जो है उसमें यानी तीनों सा और हा। और इसी का दूसरा रूप है जो अघोष और सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है, पहला और दूसरा, वो क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। और उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष होता है। यहां क्या होता है? अघोष में जो है ऊष्म आ जाते हैं हा को छोड़ करके, और अंतस्थ इधर से जो है सघोष में चले जाते हैं। उसमें अभी प्रश्न आएगा तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत ना हो। द्विगुण व उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहते हैं? ये भी वर्णमाला से ही प्रश्न है आपका। द्विगुण और उत्क्षिप्त। द्विगुण का मतलब जो है दो गुण वाले। द्विगुण का मतलब क्या हो गया? दो गुण वाले। द्विगुण का मतलब क्या हो गया? दो गुण वाले, यानी जिनका एक नहीं दो गुण है। तो ऐसे वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण किसे कहते हैं? तो भैया देखिए यहां पे क ख इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इनको नहीं कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं इनकी कोई चर्चा, इनको नहीं कहा जा सकता। चा छा ये जो है स्पर्श के अंतर्गत आ जाता है। ये किसमें आ जाता? स्पर्श संघर्षी में तो चा छा जा झा को लिया जाता है, लेकिन ये नहीं है। और ये अंगा और इया हैं, ये अनुनासिक हैं, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी, ड़ा और ढा। अब भैया दो गुण वाले क्यों कहा जाता है इनको? देखिए एक तो इनका गुण ये है, यानी इस रूप में भी लिखे जाते हैं, ठीक है, इस रूप में भी इनका प्रयोग होता है, और दूसरा रूप इनका ये है, यानी इस रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको जो है कहा जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त द्विगुण, ये समझ लिए द्विगुण क्यों कहा जाता है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है क्या? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उठाकर फेंकना। उत्क्षिप्त का क्या अर्थ होता है? उठाकर फेंकना। उत्क्षिप्त उठाकर फेंकना। कोई चीज उठाकर फेंकी जाए तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? या तत्सम शब्द में उठाकर फेंकना कहा जाता है। यानी जब इनका उच्चारण होता है, ड़ा और ढा का इनका उच्चारण होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिह्वा के द्वारा कुछ उठा के फेंका जा रहा है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त। तो अगर ऐसे वर्ण पूछे जाए तो ध्यान रखना उसमें गलती ना हो। अगर आपका क्या, अगर आपका पूछ लिया जो है कंपित, क्या कंपित पूछ लिया, सॉरी कंपित पूछ लिया, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा?
कंपित अगर पूछता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंपित में जो है आपका ला आ जाएगा। और प्रकंपित पूछा गया, क्या प्रकंपित वर्ण पूछा गया तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा। ला को पाशवी भी कहा जाता है और रा को लुंठित भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आए तो ध्यान रखना इनमें गलती ना हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूर्वा को तद्भव रूप में क्या कहते हैं। क्या है अगला प्रश्न, दूर्वा क्या है, ये तत्सम और तद्भव से है। क्या है, तत्सम और तद्भव से। तो दूर्वा, धूप, ये धूप कहते नहीं है इनको, धूप तो कहा नहीं जाता है। और धूप लिखा है, ये कोई शब्द ही नहीं है, यानी दूध, दूध का तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो दूध का तत्सम होता है वो क्या होता है, वो होता है दुग्ध। क्या होता है, दुग्ध। और यहां पे दूब, यानी यही सही हो जाएगा। दूब का क्या हो जाएगा, दूर्वा। क्या हो जाएगा, दूर्वा। दूर्वा का जो तद्भव होता है वो दूब होता है, और जो दूध का तद्भव होता है वो दूध होता है। दुग्ध का दूध और दूर्वा का दूब। इस तरह के और भी बहुत से प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी देख लें। जैसे यहां पे अगर पूछ लिया गया, क्या पूछा जाता है, अगर मान लीजिए यूथ शब्द, क्या पूछा जाता है, यूथ। क्या, यूथ। तो यूथ जो है ये तत्सम शब्द है। यूथ क्या है, तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा जत्था। क्या हो जाएगा इसका तद्भव, जत्था। और भी इंपॉर्टेंट शब्द कई हैं, जैसे पूछ लिया गया कर्म। क्या पूछ लिया गया, कर्म। कर्म जो है ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा काम। और अगर पूछ लिया गया कार्य, तो कार्य का जो होता है वो काज होता है, तद्भव काज होता है। और कहीं कहीं कारज भी लिखा मिलता है बच्चों। क्या लिखा मिलता है, कारज भी लिखा मिलता है। और अगर जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर ये टा होता है तो वो ड़ा में बदलता है, जैसे कोटि है, कोटि का क्या हो जाएगा, करोड़। ये टा जो है ड़ा में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, टा ये जो है ड़ा में बदलेगा। कोटि है तो उसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा करोड़। और अगर कपाट शब्द है, क्या कपाट शब्द दिया गया है, तो कपाट का हो जाएगा क्या तद्भव, किवाड़ हो जाएगा। कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। कपाट शब्द पूछा जाता है तो वो किवाड़ हो जाएगा। और अगर करकट शब्द पूछा जाता है, क्या करकट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केकड़ा। क्या हो जाएगा, केकड़ा। और अगर ध्यान रखना, ये करकट शब्द पूछा जाता है तो ये देशज शब्द है। अगर ये करकट शब्द पूछा जाए तो ये देशज है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कूड़ा। अगर ये करकट शब्द पूछा जाए तो ये क्या होता है, ये कूड़ा होता है। ठीक है। और अगर जैसे करपट पूछा गया, क्या करपट, करपट, तो करपट शब्द का जो अर्थ हो जाएगा, यानी जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना। अब जैसे खरपट है, खरपट का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कपड़ा। और यहाँ पे टा का ड़ा में परिवर्तन, जैसे घट है तो क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ा। कहीं कहीं पर जो ड़ा होता है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्या, जैसे लिखा गया क्या, कंकड़ शब्द। क्या, कंकड़ शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, कंकड़ शब्द जो है कंगन में बदल जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कंगन। कंकड़ जो है ये कंगन में बदल जाएगा। और जैसे यहाँ पे मान दिया डा है, जैसे द्रोण, क्या द्रोण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोना। और जैसे अड़ा है, जैसे चड़क, क्या सड़क, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा, चना। और भी बहुत है जो कि तत्सम तद्भव में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे द्रोण हुआ, जैसे कोण शब्द भी हो सकता है। क्या, कोण, कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोना। जैसे त्रिकोण हो गया, त्रिकोण, तो वो हो जाएगा तिकोना। क्या हो जाएगा, तिकोना। तो इस तरीके से भी शब्द अगर पूछे जाएं तो ध्यान रखना, जो छा होता है, यानी जो छा होता है तत्सम में वो किस में बदल जाता है, वो खा में। जैसे छुर का खुर, जैसे क्षीर का खीर, इस तरीके से। छत्री का खत्री, छार का खार, इस तरीके से, यानी छा का खा में परिवर्तन होता है तत्सम और तद्भव में। इस तरीके के अगर प्रश्न आए तो आपके गलत ना हो। अभ्यर्थियों ध्यान रखना इस बात को। आगे अगला, रिक्शा किस विदेशी भाषा का शब्द है। रिक्शा कई बार पूछा गया शब्द है, ध्यान रखना ये किस विदेशी भाषा का, यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि ये विदेशी भाषा का है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये किस भाषा का है, विदेशी भाषा का है। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, यानी हमें तत्सम तद्भव और
देशज के बारे में नहीं सोचना है, हमें सीधा सीधा विदेशी भाषाओं के शब्द में सोचना है। तो यहां पे पहला विकल्प है चीनी भाषा, दूसरा है फारसी, तीसरा है जापानी और चौथा है पुर्तगाली भाषा। तो जो रिक्शा है वो तो चीनी नहीं है, चीनी नहीं है। आइए चीनी के कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं, जो चीनी भाषा के कुछ प्रचलित शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें जैसे आपका चाय शब्द काफी फेमस शब्द है, चाय हो गया, और क्या हो गया, चीनी हो गया, और क्या हो गया, लीची हो गया। ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी शब्द चीनी है। लीची हो गया या फिर चीकू हो गया, क्या, चीकू। चीकू जो एक जो है गूलर की तरह फल होता है, यानी कुछ आलू के आकार का, यानी गूलर की तरीके से फल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो चीकू। तो ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। कैसे हैं, चीनी के। और जैसे यहां पे एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी, जैसे यहाँ पे चीनी भाषा है, फारसी भाषा है, जापानी या पुर्तगाली, इनको विदेशी भाषा के रूप में भी पूछ सकता है। तो इसमें जो है चीनी में और भी दो फेमस शब्द हैं, इसमें जो है आ जाता है क्या, पटाखा शब्द जो आता है, क्या, पटाखा और तूफान, पटाखा और तूफान, ये शब्द आता है। तो किसमें है, ये चीनी में। अगला फारसी में हम देख लेते हैं भैया, फारसी में कौन कौन से शब्द हैं। अगर फारसी पूछा गया तो फारसी में भी प्रचलित शब्द हैं जो कि परीक्षा में आपका, जैसे हिंदी शब्द है, ये तो है ही है, हिंदी शब्द है ही है। और भी देख लेते हैं, जैसे का से कबूतर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, का से कबूतर, ये किस भाषा का है, ये फारसी भाषा का है। खा से खरगोश हम पढ़ते चले आए हैं बचपन से ही, तो ये खरगोश जो है ये भी किस भाषा का है, ये भी आपका फारसी भाषा का है। किसका है, फारसी भाषा का है। और जो गुलाब, गा से गुलाब मान लीजिए हो गया, ये भी किसका है, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। या चश्मा शब्द है, क्या, चश्मा, चश्मा शब्द हो गया। यानी अनेक ऐसे शब्द हैं जो कि फारसी भाषा के हैं। जैसे हिंदू हो गया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं, फारसी के हैं। दवा शब्द हो गया या दावत शब्द हो गया, तो ये किस भाषा के हैं, ये सभी फारसी भाषा के हैं। अगला है जापानी। जापानी के कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं कि जापानी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जापानी में आपका ये रिक्शा शब्द जो प्रचलित है, ये तो आ ही रहा है, क्या, रिक्शा आ गया। और क्या आ रहा है, सुनामी शब्द, सुनामी शब्द जो है, एक बार सुनामी आई थी, ये शब्द वहीं से प्रचलित हुआ था। रिक्शा हो गया, सुनामी हो गया। या एक झंपान शब्द है, यानी झंपान, जापान को वहां की भाषा में झंपान बोला जाता है। तो ये शब्द पूछे गए शब्द हैं, तो ये किस भाषा में है, ये सब जापानी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं, जापानी। आइए पुर्तगाली के कुछ प्रसिद्ध जो है शब्द उनको देख लेते हैं जो कि पुर्तगाली भाषा के हैं। इसमें हमें क्या क्या है शब्द, इनको भी देखना है। यहाँ पर पुर्तगाली में आपके जैसे आपके हो जाते हैं, अलमारी हो गया, या फीता हो गया, या गमला हो गया, या गोदाम हो गया। जो अलमारी शब्द है, क्या, अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहाँ का है, अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा का है। या गमला शब्द, क्या, गमला शब्द, क्या, गमला शब्द। या फीता शब्द, क्या, फीता शब्द, ये किसका है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी हो गया, गमला हो गया, या फीता हो गया। या गमला से ही रिलेटेड अगला गोदाम शब्द है, ये भी किसका है, ये भी आपका पुर्तगाली का है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो ध्यान रखना, चीनी भाषा में चाय, चीनी, लीची, चीकू, पटाखा और तूफान आ गया। फारसी में कबूतर, खरगोश, गुलाब हो गया। जापानी में रिक्शा, सुनामी और झंपान हो गया। और पुर्तगाली भाषा में अलमारी, गमला, फीता और गोदाम हो गया। तो रिक्शा को आपको क्या बताना है, रिक्शा जो है जापानी का है, यानी यहां पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा समय भले लग रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शन को, चारों विकल्प को विश्लेषित करते हुए चल रहे हैं कि इनसे हटके अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो, उसको आप 100% सही करके आए। इसलिए जो है सभी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरीके से आपके लिए तत्पर है।
संलग्न है, लगा हुआ है, तल्लीन है, आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा, आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। ये ध्यान रखना। विशेषण के कितने भेद हैं? यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो 4 हो गया, दूसरा है 5, तीसरा 6 है और चौथा जो है 7 है। क्या है? 7। तो यहाँ पे विशेषण के कितने भेद हैं आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जो विशेषण है इसके 4 भेद हैं और ये संज्ञा के 5 हो जाते हैं और सर्वनाम के 6। इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ये 4 वाला सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और तीनों जो है वो गलत हैं। तो यहां पर विशेषण के भेद कभी कभी ऊपर से भेद से ही प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखना अगर भेद से ऊपर से ही प्रश्न पूछा जाए तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 4 भेद हैं उनका हम जो है नाम देखते हुए चल रहे हैं। इसमें जैसे यहां पर जो भेद हैं विशेषण के वो क्या हो जाएंगे? गुणवाचक, क्या? गुणवाचक, और उसके बाद में संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और क्या? सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्या कहा जाता है? इन्हीं को सार्वनामिक भी कहा जाता है और इनका नाम दूसरा क्या है? संकेतवाचक। क्या? सार्वनामिक भी कहा जाता है या इन्हीं को संकेतवाचक भी कहा जाता है। चाहे इनको सार्वनामिक विशेषण कहें या संकेतवाचक विशेषण कहें। तो ये कितने भेद हो गए आपके? 4 हो गए। कितने? 4। कौन कौन से? 1, 2 और 3 और चौथा आपका ये हो जाता, चाहे इसको लें चाहे इसको लें। गुणवाचक में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण या दशा का बोध कराया जाता है, जैसे हरा हो गया, सूखा हो गया, ठीक है, और भी शब्द हो गया, गोरा हो गया, छोटा हो गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया, इस तरीके के शब्द आते हैं वाक्य में, तो वो कहां पे? वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। संख्यावाचक, संख्यावाची शब्द आएंगे, लेकिन यह ध्यान रखना है गिनी जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता यदि संख्यावाची शब्दों से बताई जाती है तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होगा, और अगर मापी तौली जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता संख्यावाची शब्दों से बताई जाती है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा, और संकेत के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या होगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। तो ये 4 हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे संख्यावाची, और इसका देख लीजिए, जैसे कहा गया कि 10 पेड़ हैं। क्या कहा गया? कहा गया 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ हैं। तो ये क्या होगा? 10 पेड़ हैं, तो यहाँ पे 10 जो है विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण है? यानी गिने जा सकने वाली वस्तु की विशेषता बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और को तो आप पहचान लेंगे, लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर गिनी जा सकने वाली वस्तु की विशेषता संख्या से बताई जाती है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। और यहीं पर कहा गया क्या? यहीं पर अगर कह दिया गया कि यहीं पर दूसरा वाक्य ले लिया गया, कहा गया 5 किलोग्राम गेहूं। क्या कहा गया? 5 किलोग्राम गेहूं। क्या कहा गया? 5 किलोग्राम गेहूं। तो ये यहां पे संख्यावाची शब्द तो आ रहा है, लेकिन ये माप तौल की विशेषता बता रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। मित्रों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें भी 2 होते हैं, जैसे 10 पेड़ हैं, यहां कहा गया कुछ पेड़ हैं, तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 10 पेड़ है तो ये निश्चित संख्यावाचक, और 5 किलोग्राम गेहूं कहा गया तो ये परिमाणवाचक हो गया, यानी निश्चित परिमाणवाचक। और ये कहा गया कि कुछ गेहूं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, यानी इसके 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पे क्या होगा? यहां पे जो है होगा आपका जो है संख्यावाचक यानी गिनी जा सकने वाली, परिमाणवाचक मापी जा सकने वाली, और जो है गुण या स्थिति या दशा का बताया जाएगा तो वहां पर जो है गुणवाचक विशेषण होगा। और उसके बाद में सार्वनामिक या संकेतवाचक सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत करके किसी की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे कह दिया गया, इसका भी समझ लीजिए, गुणवाचक का भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कहा गया क्या? जैसे कहा गया पेड़ हरा है। क्या कहा गया?
पेड़ हरा है। तो यहाँ पे ये गुणवाचक हो गया। ये क्या है? ये गुणवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये गुणवाचक में आ गया। ठीक है, किस में आ गया? ये गुणवाचक में। और किसी की तरफ संकेत करके कहा गया, जैसे कहा जाता है ये, अगर कहा गया क्या, ये जो है ये सत्यम का बैग है। क्या कहा गया? ये सत्यम का बैग है। क्या कहा गया? ये सत्यम का बैग है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये के द्वारा सत्यम के बैग की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा विशेषण है, तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, पक्का है पूछे जाएंगे। तो अगर सर्वनाम से आपका यहां से आपका विशेषण से प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होगा। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। जो है आपके उसके बाद में 6 भेद हो जाते हैं। किसके? सर्वनाम के। किसके? सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक। तो इस तरीके से अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मां ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। क्या कहा जा रहा है कि मां ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया, ये प्रश्न कहां से है? क्रिया से है। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कुछ कार्य ऐसे हैं जो किसी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, भागना, सोना, नहाना, जागना, इस तरीके से शब्द। और कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये महसूस होता है, प्रतीत होता है कि कार्य स्वतः हो रहा है, जैसे धूप निकलना, हवा चलना, तूफान आना, पानी बरसना। इस तरीके के अगर शब्द हैं तो वो क्या है? वो अपने आप से यानी स्वतः क्रियाएं हो रही हैं, स्वतः कार्य हो रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है? क्रिया। तो यहां पे कहा जा रहा है कि मां ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नामधातु क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? कार्य पहले होता है, कोई कार्य पहले होता है, उसके बाद में कुछ कार्य होता है। तो आइए एक एक का एग्जांपल समझते चलते हैं, तब हमें उत्तर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? एक मुख्य क्रिया होती है, उससे पहले कोई कार्य होता है। जैसे 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 ले लिया गया किसी का नाम, जैसे कहा गया सत्यम, सत्यम नहाकर विद्यालय गया। क्या कहा गया? सत्यम नहाकर विद्यालय गया। तो यहां पहले क्या किया? हो पहले नहाया, तो यहां पर नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ा, पहले गया विद्यालय उसके बाद पढ़ा। क्या किया? पहले गया विद्यालय उसके बाद में पढ़ा। इस तरीके के शब्द आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से कार्य करवाता है तो उनको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, मां ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया, यानी ये क्या कर रहा है? ये कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवा रही है। तो यानी ये विकल्प आपका ये भी सही हो जाएगा। जैसे यहां पर हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, इसी से मिलता जुलता। जैसे माली ने, क्या कहा गया? माली ने बच्चे से फूल सिंचवाया। क्या? फूल सिंचवाया या पौध कह सकते हैं। माली ने बच्चे से, क्या कहा गया? अगर कहा जाता है कि माली ने बच्चे से पौधा सिंचवाया। क्या? बच्चे से पौधा सिंचवाया, स्वयं नहीं सींचा, वो किससे कहा? वो जो है बच्चे से सिंचवाया। तो ये कौन सी क्रिया है? ये है जो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा दे करके जो है माली ने स्वयं ना कार्य करके बच्चे से करवाया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया, किसी शब्द को सुन करके उसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो कहलाती है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खट खट शब्द होता है। क्या? खट खट। तो जैसे कहा गया यहां पर बच्चे ने दरवाजा खटखटाया। क्या कहा गया? बच्चे ने दरवाजा
खट खटाया, इस खट खटाया, क्या खट खटाया, इस तरीके के शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया। किसी चीज को सुनकर उसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया। नाम धातु क्रिया, यहां पर जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे विशेषण का एक शब्द ले लेते हैं, क्या? गर्म। क्या ले लेते हैं? गर्म ले लेते हैं। तो जैसे कहते हैं वाक्य, माँ ने दूध गरमाया, माँ ने दूध गरमाया, यानी गर्म जो है विशेषण शब्द है, ठंडा और गर्म क्या है? विशेषण शब्द है, लेकिन यहां पर इसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो है नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गुरु ने शिष्य को अपनाया, गुरु ने शिष्य को शिक्षण कार्य होती यानी पढ़ाने हेतु अपनाया, तो यहाँ पे अपना जो है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन अपनाया, अपना से क्या बन गया? अपनाया, तो वो जो है नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें दो क्रियाएं और होती हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया से। जैसे अकर्मक का पूछा गया, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं अकर्मक के अंतर्गत आती हैं। जैसे वाक्य लिया गया, क्या वाक्य लिया गया? बच्चा रोता है, क्या बच्चा रोता है, या बच्चा हंसता है, या बच्चा सोता है, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये किसमें आएंगी? अकर्मक में आएंगी। ये किसमें आएंगी? सकर्मक। और जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिन क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा होता है। जैसे यहीं पर वाक्य को बदल दिया गया, क्या कहा गया? बच्चा पुस्तक पढ़ता है, क्या कह दिया गया? बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या किसमें आ गया? ये आ गया आपका अकर्मक क्रिया में। तो इस तरीके से अगर पूछे जाए प्रश्न तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थियों ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न, यानी यहां पर अगर अकर्मक सकर्मक पूछे जाए, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है यानी अनैच्छिक क्रियाएं, सकर्मक जितनी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम खुद करते हैं, इच्छानुसार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्रिया से प्रश्न आए, यहां से हट के नहीं प्रश्न बनेगा मित्रों, ध्यान रखना। कहां से बनेगा? यहीं से प्रश्न बनेगा, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्रिया से अगर प्रश्न बनेगा, और बनेगा ही बनेगा, 1 नंबर का 100% है बनेगा। ये सभी प्रश्न आप यहां हल किए रहेंगे और वहां प्रश्न पत्र हल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हूबहू कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो सेम इसी रूप में होंगे, यानी वो आपके प्रश्न पत्र में होंगे। तो बस एक बार आप विश्वास दिला के देखिए, विश्वास में ले करके पढ़ करके देखिए, तो आपको 100% आगे के लिए विश्वास हो जाएगा। आगे वह बहुत मेहनत करता था इसलिए सफल हो गया। वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? बच्चों, अभ्यर्थियों, आपसे हम आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, ये जो है प्रयोग किया हुआ है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो इससे पिछली जो भर्ती आई थी उसमें पुलिस में वो पढ़े थे, कुछ का सिलेक्शन हुआ और कुछ का ऐसे है जो नहीं हुआ, तो वो कहीं जो है बीएड में उनका फ्रेश में आ गया और कहीं अन्य में आ गया, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए। और किसके प्रभाव से? सिर्फ हिंदी भाषा के प्रभाव से, हिंदी को यानी हिंदी व्याकरण के प्रभाव से उनको जो है सिलेक्शन मिला। कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो बीएड एंट्रेंस में उनको फ्रेश सीट मिली, केवल किससे? हिंदी व्याकरण के जोर से। तो किसी एक विषय से भी सिलेक्शन आपका 100% हो सकता है, लेकिन उसमें आप 100% करिए, और में जो है और में आप कुछ करिए, औसत लेकर के चलिए, और किसी एक विषय में 100% करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो तैयारी को आप और बेहतर करिए। आगे अगला प्रश्न है, वह बहुत मेहनत करता था इसलिए सफल हो गया। वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? क्या है? अव्यय शब्द यहां पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अव्यय शब्द। अब आप समझोगे कि अव्यय क्या है, अब आप समझोगे कि अव्यय क्या है। देखिए, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? इसके आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? इसको ध्यान से देखना कि वो कौन कौन से हैं जो 2 भाग हैं। इसमें क्या है? पहला है विकारी। क्या है? विकारी। और दूसरा क्या है? दूसरा है अविकारी। क्या है? अविकारी।
इसी अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। अब आपको मिल गया होगा कि अव्यय क्या है। इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब यहां विकार से नहीं, विकारी का मतलब जो है बदलने वाले। विकारी का क्या मतलब है? जो बदलते हैं। क्रिया किसके कारण बदलते हैं? जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण बदलते हैं। और अविकारी का मतलब ना बदलने वाले, यानी इन पे ना तो काल का प्रयोग पड़ता है, काल प्रभाव पड़ता है, और ना काल का प्रभाव पड़ता है, ना पुरुष का प्रभाव पड़ता है, ना लिंग का प्रभाव पड़ता है, और ना ही वचन का। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है संज्ञा शब्द आते हैं। क्या आते हैं? संज्ञा शब्द। और क्या आते हैं? सर्वनाम शब्द आते हैं। और क्या आते हैं? विशेषण शब्द आते हैं। क्या? विशेषण शब्द आते हैं। और क्या आती है? क्रिया, यानी क्रिया शब्द आते हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है? इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। क्या? क्रिया विशेषण शब्द आते हैं, यानी ये बदलते नहीं हैं। और इसके बाद में जो है संबंध बोधक शब्द आते हैं। क्या? संबंध बोधक शब्द आते हैं। और क्या आते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द। तो इनमें अंतर क्या है? यहां पर संबंध बोधक के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाता है और समुच्चय बोधक के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है। और विस्मय सूचक, विस्मय में जैसे क्या कहा गया? हाय, अरे, वाह, तो ये विस्मय बोधक शब्द यानी अव्यय के अंतर्गत ये शब्द आते हैं जो कि बदलते नहीं हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जो शब्द हैं ये बदलते हैं। जैसे यहां पर क्या है? वह बहुत मेहनत करता था इसलिए सफल हो गया। इसमें सब बदल जाएगा, लेकिन यहां पर जो आपका इसलिए शब्द है, क्या है इसमें? जो इसलिए शब्द है वो बदलेगा नहीं। वो जैसे वह सब यहां पर कह दिया गया, क्या? वह सब बहुत मेहनत करते थे, वह सब बहुत मेहनत करते थे, सब बदल गया ना। लेकिन सफलता या इसलिए सफलता मिल ही गई, यानी सब बदल गया, लेकिन इसलिए शब्द जो है नहीं बदला। तो इसलिए शब्द क्या है? इसलिए शब्द यहां पर क्या है? इसलिए शब्द आपका सही उत्तर हो जाता है, अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। बदलने ना बदलने का आपको जो है जब इसका कोर्स पढ़ाया गया तो उसमें अच्छे से समझाया गया है। जैसे बालक पढ़ता है तो बालिका पढ़ती है, बदल जा रहा है, बदल जा रहा है ना। और जैसे इसी में क्रिया विशेषण का वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहां पर हम मान लीजिए एक वाक्य समझा ही देते हैं आपको, समय जरूर भले ज्यादा हो रहा है, टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी जल्दी में। जैसे यहां पर क्या करते हैं? जैसे वाक्य हमने ले लिया, बालक चलता है। क्या? चलता है, ये है। अब यहां पे इसको हम बदले तो बदल जाएगा, बालक का बालिका, बालिका चलती है, ये हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एक वाक्य हम ले लें, क्या? बालक तेज चलता है। क्या? तेज चलता है, बालक तेज चलता है। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि जो ऊपर वाला वाक्य है वो बदल जा रहा है। देखिए, बालक चलता है, इसको हम बदल के क्या कर देते हैं? इसको हम कर देते हैं बालिका चलती है। क्या कर देते हैं? बालिका चलती है, तो ये बदल गया। और बालक तेज चलता है, तो इसको अगर हम बदलते हैं तो कुछ ऐसा शब्द है जो कि इसमें से नहीं बदलेगा। बालिका और उसके बाद में तेज और चलता का क्या बन गया? चलती। तो इस तरीके की ये शब्द हैं, इनमें बदल नहीं रहे हैं। तो जो ये तेज शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है, यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए ऐसे शब्द आते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी और में परिवर्तन होगा लेकिन अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो नहीं बदलते हैं वही क्या है? वही अव्यय है। आइए अगला शब्द देखते हैं। परमाणु शब्द में कौन सी संधि है? परमाणु शब्द यानी यहां पे परम और अणु से जहां पर समान वर्णों के आने पर उनका दीर्घ रूप हो जाता है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। आ और ई के बाद में जैसे यहां पर दीर्घ में क्या है? जैसे यहां पर आ गया क्या? विद्या और आलय, विद्या और आलय आ गया, यानी क्या आ गया? यानी समान वर्णों के आने पर उनका दीर्घ रूप हो जाता है। तो इनसे क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा विद्यालय। गुण में क्या होता है? जैसे यहां पर शब्द ले लिया गया, क्या? यहां पर मान लीजिए शब्द लिया गया, यहां पर आपका
महाधन ईश, क्या लिया गया, महाधन ईश, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा महेश, महेश शब्द बनेगा यहां पर, क्या बनेगा, महेश। यानी हरस्य या दीर्घ आ के बाद में हरस्य या दीर्घ ई आएगी तो आ और ई के मेल से ए, तथा हरस्य या दीर्घ आ के बाद में उ आएगा तो आ और उ के मेल से ओ होगा, वो गुण स्वर संधि में है। और यहां पे वृद्ध में क्या होता है, वृद्ध में जो है हरस्य या दीर्घ आ के बाद में ए आता है तो वो ए अथवा ए आएगा तो ए होगा, और हरस्य या दीर्घ आ के बाद में ओ आएगा अथवा औ आएगा तो वो क्या होगा, वो औ ही होगा, क्या होगा, औ ही होगा। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं सदाधन एव, क्या ले लेते हैं, सदाधन एव, तो ये क्या बनेगा, ये जो ए है वो ए में बदल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तदाधन एव, तदेव, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर, महाधन औषधि, महोषधि, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो यण में क्या होता है, यहां पर हरस्य या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, ई का या में, उ का वा में और री का रा में। जैसे यहां पर हम शब्द लेते हैं क्या, यहां पर हम एक शब्द ले लेते हैं सु, क्या लेते हैं, सुधन आगत, क्या, सुधन आगत, ये क्या हो जाएगा, उ का वा में बदलाव हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा स्वागत, क्या हो जाएगा, स्वागत। जैसे अतिधन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा, ई का या में क्या हो जाएगा, ई का अतिधन अधिक, ई का या में तो अत्यधिक हो जाएगा। अतिधन अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। अतिधन आवश्यक क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। अतिधन आचार, अत्याचार, इस तरीके के शब्द हैं। यानी जैसे मातृधन री का रा में, जैसे मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, जो री है वो रा में मात्राज्ञा। पितृधन आज्ञा तो पित्राज्ञा, और क्या, जैसे पितृधन आदेश, पित्रादेश, ये किस में होता है, यण में होता है। तो संधि से भी अगर आपका प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, त्रिफला शब्द पूर्व पद संख्यावाची लग रहा है तो पूर्व पद संख्यावाची यानी द्विगु समास हो जाता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो पूर्व पद प्रधान अव्ययी, यानी यहां पर जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, वो क्रिया विशेषण में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, क्रिया विशेषण में। यहाँ पूर्व पद जो है प्रधान होता है और वो दोनों मिल करके क्या किस में बदल जाते हैं, इसमें जो भी होता है, जो भी शब्द होता है उसमें क्या जुड़ते हैं, इसमें जुड़ते हैं उपसर्ग। क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग, और वो जुड़ करके शब्द को क्या बना देते हैं, वो जुड़ करके शब्द को बना देते हैं क्रिया विशेषण। जैसे दिन है और दिन में प्रति जुड़ गया तो ये क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। क्या हो गया, प्रतिदिन। जैसे एक में प्रति जुड़ गया तो क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। ज्ञान में भी जुड़ गया तो क्या हो गया, विज्ञान हो गया। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आ जाते हैं अव्ययी भाव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अव्ययी भाव में। जैसे दिन दिन हो गया, रात रात हो गया, या दिनों दिन हो गया या रातों रात हो गया, यानी शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष में जो है, तत्पुरुष में यह भी होता है, ये ध्यान रखना कि तत्पुरुष में जो है दो शब्दों के मेल में, यानी समास का मतलब होता है दो शब्दों को समीप रखा जाता है, उनको छोटा किया जाता है। तो इनमें क्या होता है, तत्पुरुष में दो शब्दों के मेल में जो कारक चिन्ह होते हैं बीच में उनका लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को क्या लिख देते हैं, राजपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सेना का पति, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेनापति। इस तरीके के शब्द आते हैं तो यहां पे कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची, जैसे त्रिफला हो गया, और क्या हो गया, जैसे चौराहा शब्द हो गया। क्या, चौराहा शब्द हो गया, क्या, चौराहा शब्द हो गया, या चौकोर शब्द हो गया। क्या, चौकोर शब्द हो गया, चौकोर शब्द हो गया, या पंचवटी शब्द हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं संख्यावाची यानी द्विगु में आते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है। क्या होता है इसमें, विशेषण विशेष। जैसे नील कमल, क्या, नील कमल, नीला कमल। नील गाय, नीली गाय, नील गाय, नीली गाय। इस तरीके के शब्द आते हैं तो किस में आते हैं, कर्मधारय में। जैसे हरी घास या जली रोटी, ठीक है, या इस तरीके से आते हैं शब्द तो यहां पर कौन सा समास हो जाता है, यहां पर कर्मधारय हो जाता है।
एक आपका बच रहा है बहुब्रीहि, जहां पर दो पद मिलते हैं, किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है बहुब्रीहि। एक आपका द्वंद्व बच रहा है जिसमें एक दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के लगभग विपरीतार्थी होते हैं, यानी द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से बहुब्रीहि में जैसे चंद्रशेखर पूछ लिया गया, या एक दंत पूछ लिया गया, या जो है त्रिनेत्र पूछ लिया गया, या चतुर्भुज पूछ लिया गया, या चक्रपाण पूछ लिया गया, इस तरीके की, या बीड़ा पाण पूछ लिया गया, या श्वेतांबर पूछ लिया गया, इस तरीके से, या पीतांबर पूछ लिया गया, इस तरीके के शब्द पूछे जाएंगे तो वो बहुब्रीहि में आ जाएंगे। जैसे रात दिन पूछा गया, या पाप पुण्य पूछा गया, या छोटा बड़ा पूछा गया, तो वो द्वंद्व में आ जाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं, ये आपका समध्वनि भिन्नार्थक से है, जो ऐसे शब्द जो सुनने में समान होते हैं उसमें ध्वनि विशेष का अंतर होता है और उनका अर्थ अलग होता है, तो उनको समध्वनि भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए यहां पर शब्द दिया गया है स्वच्छ, और क्या दिया गया है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब यहां पे क्या होता है, ध्यान रखना, स्वच्छ का मतलब होता है पवित्र। स्वच्छ का मतलब क्या होता है पवित्र। पवित्र को हम पुनीत भी कहते हैं, क्या कहते हैं पुनीत, और क्या कहते हैं और निर्मल भी कहते हैं, क्या कहते हैं निर्मल, क्या कहते हैं निर्मल। और आइए हम इसका स्वच्छ का अर्थ समझते हैं। स्वच्छ का क्या अर्थ होता है स्वच्छ। स्वच्छ में देखिए क्या क्या शब्द जुड़ा है, स्वच्छ में सु जुड़ा है और अक्ष, क्या अक्ष मीन्स आंख होता है ना, तो सु और अक्ष जुड़ करके यानी उ का वा में परिवर्तन अभी आपको बताया गया था इससे पहले वाले दो प्रश्न के पहले कि इको यड़ची यानी ई का या में बदलाव हो जाता है और उ का वा में, तो ये यहाँ पे उ निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा हुआ है, ये आधा बचा और उ का वा में बदलाव हो गया और ये आ आकर के यहां मिल गया और छ, ये क्या हो गया, ये हो गया स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब क्या हो गया, सु का अर्थ हो गया क्या, सु का अर्थ हो गया सुंदर, सु का अर्थ क्या हो गया सुंदर, और अच का अर्थ क्या हो गया आंख, यानी स्वच्छ का अर्थ क्या हो गया सुंदर आंख। तो यहां पर हम देखते हैं पवित्र और पुनीत है, ये होगा नहीं, आंख और पवित्र है, यानी यहां पर आंख पहले हो गया, यानी स्वच्छ का आंख होता ही नहीं है। और यहां पर निर्मल और पवित्र ये दोनों समानार्थी हैं, यानी ये एक का ही अर्थ है यानी स्वच्छ का, और यहां पे क्या दिया जा रहा है निर्मल, स्वच्छ का निर्मल और स्वच्छ का सुंदर आंख, यानी ये विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। पंक्ति में कौन सा रस है, यहां पर कौन सा रस है ये बताना है आपको, कौन सा रस है ये बताना है। यहां पर देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, कंप्यूटर लेता नहीं है, कभी कभी ये फॉन्ट नहीं मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा हुआ है श्रृंगार रस। क्या लिखा है श्रृंगार रस, बी है करुण रस, सी है भक्ति रस और डी है वीर रस। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर क्या है, यहां पे सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात, जो है ये यहां पे ध्यान रखना, यानी नायिका कह रही है कि हमारे पति चले जाते हैं, लेकिन वो कारण ये है कि बता के नहीं गए, गए वो सिद्ध के लिए गए, खोज के लिए गए, कुछ पाने के लिए गए, वो गए सही है लेकिन बिना बताए गए, यही बड़ा आघात है। ये गौतम जी के बारे में, ऋषि गौतम जी के बारे में उनकी पत्नी कह रही हैं, ठीक है। तो ये यहां पर कहा गया श्रृंगार रस, श्रृंगार है, करुण है, भक्ति है, वीर है, तो वीर तो है नहीं, भक्ति है नहीं, और करुण यानी शोक तो है लेकिन यह करुण नहीं होगा, यहां पर श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहां पे श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा श्रृंगार, श्रृंगार के भी दो होते हैं, संयोग श्रृंगार, जब मिल करके प्रेम उत्पन्न होता है तो प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर संयोग होता है, और दूर होने पर तो वो हो जाता है वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा, तो यहां पर वियोग श्रृंगार, क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार। कभी कभी अस्थाई भाव भी पूछ लिया जाता है, तो श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, यहां पर इसका अस्थाई भाव हो जाएगा रत या प्रेम। क्या हो जाएगा रत या प्रेम। और अगर करुण का पूछा गया अस्थाई भाव तो ये हो जाएगा शोक, अगर भक्ति का पूछा गया तो ये हो जाएगा क्या, भक्ति का भक्ति ही होता है, और अगर वीर का पूछा गया तो ये हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा उत्साह। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे
तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है भाई, यहां पे कोई ऐसा शब्द, तो यहां पे वर्णों की आवृत्ति, क्या वर्णों की आवृत्ति तो हम हो सकती है, मान सकते हैं। तीन बेर खाती थी वह, क्या तीन बेर खाती है, यानी वर्ण की आवृत्ति तो है, लेकिन यहां पर हम देखें अनुप्रास है कि नहीं है। यहां उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और यमक है। अब यहां पे हम देख लेते हैं शब्द की आवृत्ति है या नहीं है। यहां पे शब्द की आवृत्ति है या नहीं है। पहला तो हमें नहीं मिला, अनुप्रास है ही नहीं है ऑप्शन में, तो उसको देखना ही नहीं है। यहां पे देख लीजिए बेर शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? बेर शब्द आ रहा है। अच्छा हम देख लेते हैं कहीं सा सी सम समान तो नहीं आ रहा है कि उपमा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपक जहां पर एक वस्तु को दूसरे के समान माना जाता है, यह भी बात नहीं है। उत्प्रेक्षा मन मानो जन जानो जनो जानो, ये भी नहीं है, यानी यहां पर यही मिल रहा है। क्या बेर शब्द दो बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? बेर शब्द जो है यहां पर दो बार आया है। कितनी बार आया है? दो बार आया है। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु वे जितनी बार आते हैं उनके उतने अर्थ निकलते हैं, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक। वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास होता है, और शब्द एक बार आए उनके अर्थ अनेक निकले तो वहां पर श्लेष होता है। तो यहां पे क्या बताना है आपको? यहां पे बेर और बेर दो बार आ रहा है भैया। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, यानी यहां पर तीन बेर खाती थी, यानी बेर का मतलब यहां पर वह तीन बेर खाती है। तीन बेर का मतलब बार, इस बेर का मतलब क्या हो गया? बार, और इस बेर का मतलब बेर फल। बेर फल जो होता है, बेर फल जो होता है उसकी बात की जा रही है, और यहां बेर का अर्थ हो गया बार। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहां पर आपका हो गया यमक। जैसे कनक कनकते आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, या काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आ रहा है। इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक। अनुप्रास में क्या होता है? जैसे रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति हो रही है, या फिर हो गया नर हो न निराश करो मन को। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे नावर्ण की आवृत्ति। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो यहां पे जो दावर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास हो गया। श्लेष में शब्द एक बार आता है किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर पानी शब्द एक बार आया किंतु उनके तीन अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से? पानी यानी मनुष्य का सम्मान, मोती, मोती मानस चून, मोती की चमक, मनुष्य का सम्मान, और चूने का सूख जाना। या यहां पर दो अर्थ निकलता है, जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा गया हो उसका सूख जाना, या चूने का सूख जाना। भूषण बिन न विराजय कविता वरिता मित्र, यानी कविता और स्त्री और दोस्ती किसके बिना? आभूषण के बिना नहीं विराजमान होती है। यानी भूषण शब्द एक बार आ रहा है किंतु उनके तीन अर्थ निकल रहे हैं। इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होता है। उपमा में दो शब्द आपस में मिलते हैं तो वहां उनको जोड़ने वाला सासी सम होता है। सासी सम समान शब्द आते हैं। जैसे काली काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी धधक रही हैं, तो यहां पे सी शब्द आ गया। क्या आ गया? सी शब्द आ गया। या मान लीजिए सा आया होता, या सम आया होता, या समान। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या फिर चरण कमल बंदो हरियाई आ गया तो वो रूपक में होता है, दो को एक समान माना जाता है, इन दोनों में अभेद प्रकट किया जाता है। उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो जनो जानो ये शब्द आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये तो भैया होगा नहीं। जिजीविषु, जिजीविषु को कहते हैं क्या? जीने की इच्छा रखने वाला। क्या होगा? जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जिजीविषु। युयुत्सु यही होता है भैया, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु क्या कहा जाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं युयुत्सु। क्या कहते हैं? युयुत्सु। और जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा या ज्ञान की इच्छा रखने वाला, ज्ञान की इच्छा रखने वाला,
ज्ञान की इच्छा रखने वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिज्ञासु। और पिपासु, प्यास, जिसको प्यास हो, पिपासु यानी प्यासा, क्या, पिपासु यानी प्यासा। और अगर पिपासु यानी जो प्यास, जिसको प्यास लगी हो पिपासु, और पिपासा, पिपासा, पिपासु जो प्यास लगी हो जिसको, इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ पे जिजीविषु शब्द दिया गया है और यहाँ पे अभी जिजीविषु ना देकर जिजीविषा दिया गया होता तो जीने की इच्छा रखना, युत्सा दिया गया होता तो युद्ध की इच्छा रखना, और अगर युत्स कर दिया गया तो रखने वाला, जिजीविषु कर दिया गया तो रखने वाला, यहाँ पे जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, और अगर जिज्ञासा होता तो वो क्या होता, जानने की इच्छा रखना। आगे यहां पे जीवन शब्द का विलोम क्या है, जीवन शब्द का विलोम, यहां पर देखिए ध्यान देना है, कभी भी अगर विलोम शब्द पूछा जाता है तो तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, और देशज का विलोम देशज, और विदेशज का विलोम विदेशज होगा। इस तरीके से ध्यान रखना। और यदि उपसर्ग लगा हुआ है विलोम में तो उसमें उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर विलोम, उपसर्ग लगाकर ही विलोम, प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय लगा करके ही विलोम बनता है। तो यहाँ पे देखना मृत्यु है, क्या, मृत्यु, तो मृत्यु का विलोम जो होता है वो क्या होता है, वो जन्म होता है। क्या, मृत, मृत का विलोम क्या होता है, वो जीवित होता है। क्या होता है, जीवित। और मरण का विलोम क्या होता है, जीवन, मरण का विलोम क्या होता है, जीवन। और मरना का विलोम क्या होता है, जीना। ध्यान रखना, इस तरीके से इकट्ठा एक जैसे शब्द नहीं मिलेंगे, ये आप दिमाग में बैठा लेना। ये अगर पूछा गया तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मृत्यु का पूछा जाता है तो जन्म, और मृत का पूछा जाता है तो जीवित, और मरण का पूछा जाता है तो जीवन, और मरना का पूछा गया तो ये जीना होता है। ये ध्यान रखना। आगे अगला शब्द हम देखते हैं, मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। यहां पर मालवी बोली बताना है आपको, ये आपका किससे है, भाषा, उपभाषा और बोली से ये प्रश्न है आपका। कहां से है, भाषा, उपभाषा और बोली से। तो यहां पे हम क्या बताना है, यहां पर आपको मालवी बताना है। क्या बताना है, मालवी। तो थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं किसके माध्यम से, चार्ट में जो हिंदी है हमारी क्या है, ये ध्यान से देखना। यहां से एक प्रश्न आपका कंफर्म है, 100% है, पूछा जाएगा, और ये आपका गलत ना हो, ये ध्यान रखना, ये गलत ना हो। यहां पर देखिए ये हिंदी है, और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपने कई बार पढ़ा होगा, एक बार और ध्यान दे दीजिए, ये भूलेगा नहीं। ये चार्ट को अपने मन में बैठा लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा मित्रों, ठीक है। इसके कितने भाग हैं, इस यानी उपभाषाएं हैं यहाँ पे, तो देखना है उपभाषाएं 5 हैं, कौन कौन सी। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, पूर्वी हिंदी। क्या, पूर्वी हिंदी। क्या, पूर्वी हिंदी। और उसके बाद में क्या, पूर्वी हिंदी ले लेते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या ले लेते हैं, पश्चिमी हिंदी। क्या ले लेते हैं, पश्चिमी हिंदी। क्या, पश्चिमी हिंदी। और उसके बाद में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, और उसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे राजस्थानी हिंदी। क्या, राजस्थानी हिंदी। क्या, राजस्थानी हिंदी। और 2 बच रही हैं, कौन कौन सी, और 2 बच रही हैं। यहाँ पे हम चौथी ले लेते हैं, चौथी कौन सी है, चौथी है वो बिहारी हम ले लेते हैं। कौन सी, बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी। और 5वीं हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर 5वीं हम ले लेते हैं, जो है 5वीं यहाँ ना लेकर के, यानी इनमें जो है कई हैं तो यहाँ हम ना लेकर के, यहाँ ना लेकर के हम यहीं जो है ले लेते हैं पहाड़ी को, ठीक है। कहाँ ले लेते हैं, पहाड़ी को हम यहीं ले लेते हैं समझने के लिए। तो आइए हम एक एक करके समझते चलते हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ध्यान रखना, यहां से जरूर प्रश्न बनेगा। पूर्वी के अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन सी आती हैं, अवधी, क्या आती हैं, अवधी, और क्या, बघेली। क्या, बघेली। और क्या, छत्तीसगढ़ी। कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और इसके बाद में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं आपकी। कितनी, 6 बोलियां। कौन कौन सी, खड़ी बोली। क्या,
खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली को जो है कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है मित्रों। आगे दूसरा जो है हरियाणवी। क्या? हरियाणवी, ध्यान रखना, कभी कभी इसके उपनाम को पूछ लिया जाता है। हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगरू। इतनी आसानी से एक साथ में कहीं नहीं मिलेगा अभ्यर्थियों, ध्यान रखना। तीसरी जो है ब्रज भाषा हम ले लेते हैं। तीसरी कौन सी है? ब्रज बोली है। और चौथी जो है ये कन्नौजी है। कौन सी? कन्नौजी। क्या? कन्नौजी। और क्या है? पांचवी जो है वो है बुंदेली। क्या है? बुंदेली। और क्या? एक और बच रही है। पहले हम 5 ही पढ़ते थे 17 बोलियां जब होती थी, लेकिन अब यहां दक्षिणी को भी पढ़ते हैं। किसको? दक्षिणी को। यानी इनमें बोलियों की संख्या कितनी हो गई? 6। पश्चिमी के अंतर्गत खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। और ब्रज भाषा, और उसके बाद में कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगला जो है बिहारी बच रहा है आपका। तो बिहारी में जो है कितनी बोलियां आती हैं? बिहारी में भी 3 हैं। कौन कौन सी इसमें आती हैं? कौन कौन सी? मैथिली। कौन सी? मैथिली और मगही। मैथिली, मगही और क्या? भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 किसके अंतर्गत आती हैं? ये 3 आती हैं आपकी, ये 3 बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। एक अभी बच रही है आपकी पहाड़ी, उसको अभी देख लेते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत हम देखते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत जो है ये कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी के अंतर्गत भी 4 बोलियां हैं। कितनी? 4 बोलियां। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। कौन कौन सी? 60 में लिखे हैं। पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुरी कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। उत्तरी को कहा जाता है मेवाती। उत्तरी को कहा जाता है मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी को कहा जाता है मालवी। क्या कहा जाता है? मालवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवी। ये ध्यान रखना, आपका गलत नहीं होगा अगर ये चार्ट आपने मन में बैठा लिया। एक भाषा और बच रही है आपकी। कौन सी? एक भाषा और बच रही है आपकी, वो है पहाड़ी हिंदी। कौन सी बच रही है? आपकी बच रही है पहाड़ी हिंदी। कौन सी बच रही है? पहाड़ी हिंदी बच रही है। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। तो इसके अंतर्गत जो है 2 हैं। कौन कौन सी? इसके अंतर्गत 2 हैं। कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन कौन सी? गढ़वाली बोली और दूसरी है कुमाऊनी। तो ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा। कभी कभी अपभ्रंश पूछ लेता है इनका विकास किससे हुआ है, तो पूर्वी का जो है ये अर्धमागधी से हुआ है, बिहारी का मागधी से हुआ है, और पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी का जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। तो ध्यान रखना, पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी, पश्चिमी के अंतर्गत खड़ी बोली जिसको कौरवी कहा जाता है, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी, और राजस्थानी के अंतर्गत पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती कहा जाता है, और दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी कहा जाता है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, किस हिंदी के अंतर्गत? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो है ये 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। यानी इनकी संख्या, टोटल संख्या जो हो जाती है वो 18 हो जाती है। यानी 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14 और 14, 4, 18। अगर बोलियों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या टोटल कितनी है? 18। ये चार्ट आप मन में बैठा लीजिए, वीडियो को रोक करके कहीं लिख करके रख लीजिए, इससे आपकी गलती नहीं होगी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, और पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न के विकल्प को तो हमें देख ही लेना है। इस प्रश्न का जो विकल्प है उसकी चर्चा, मालवी पूछा गया था, तो मालवी को आपने देखा कि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत था, तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? राजस्थानी। मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमें देखते हैं। स्र व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है? छ और र,
छा और रा ये हो नहीं सकता, छा और रा ये भी नहीं होगा, क्या होगा सा और रा, यानी यही सही हो जाएगा, सा और रा नहीं है। जो मूल संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से हैं? जो मूल संयुक्त व्यंजन है वो है छ, त्र और ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इसी को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो छ है वो किससे बना हुआ है? ये क और सा से बना हुआ है। किससे बना है? क और सा से। त्र जो है ये ता और रा से बना है। जो ज्ञा है ये किससे बना है? जा और इया से मिलकर के बना है। और जो स्रा है ये किससे बना है? ये सा और रा से मिलकर के बना है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए, कभी कभी क्या करते हैं, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। अगर छा को पूछा तो छा को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, का प्लस सा प्लस आ, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। त्र को अगर पूछना हो तो ता प्लस रा, रा में हल लगा के और उसके बाद में आ जोड़ करके। ज्ञा को अगर पूछना है तो ज्ञा को ऐसे भी पूछ सकता है, जा प्लस या प्लस आ, इस तरीके से। और अगर स्रा को पूछना है, स्रा को पूछना है तो क्या करेंगे? सा में रा और रा में फिर आ, तो इस तरीके से भी विकल्प पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें आखिरी में हल लगा करके आ जोड़ करके भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोयध शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? यहां पर पूछ रहा है कि तोयध शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। ये इसके बारे में आपको कई बार बताया गया है। जैसे जल है, क्या जल, जल की पर्यायवाची क्या क्या है? जल की पर्यायवाची क्या है? नीर, क्या है? नीर, वारी, क्या है? वारी, अंबु, नीर वारी अंबु, और क्या? तोय, क्या? तोय, और एक जल तो है पर आपस में। ठीक है, बादल, बादल का यहां पे क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची हो जाएगा नीरद, और क्या हो जाएगा? वारिद, और क्या हो जाएगा? अंबुद, क्या हो जाएगा? अंबुद, और क्या हो जाएगा? तोयद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोयद। उसके बाद में यहाँ पे पानी का, यानी पानी का क्या हो जाएगा? पानी, यानी पानी और जल दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के हैं, यानी ये दोनों एक ही है। और उसके बाद में समुद्र, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीरद ही कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? नीरद ही, क्या? नीरद ही। और यहाँ पे क्या कर दिया जाए? वारिद ही, वारिद ही। और उसके बाद में क्या कर दिया जाए? अंबुधि, क्या कर दिया जाए? अंबुधि। और क्या कर दिया जाए? तोयधि। तो इस तरीके के शब्द बनते हैं कहां पे? इस तरीके से, यानी अगर शब्द में जो है, शब्द में दा जुड़ा मिले तो इसका समझ लीजिए कि ये बादल की पर्यायवाची है, और अगर धी जुड़ा मिले तो ये समझ लीजिए किसकी पर्यायवाची है? ये जो है समुद्र की है। और अगर इसी में जो है अगर कहीं पे जा जुड़ा मिले, क्या किसकी? जैसे कमल की चर्चा करें तो क्या? जैसे जलज, क्या? जलज, या नीरज, क्या? नीरज, या अंबुज, क्या? अंबुज, और तोयज, इस तरीके के शब्द मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा कमल। ध्यान रखना, पर्यायवाची अगर इनमें 4-6 में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे तोयज किस शब्द की पर्यायवाची है? तो ये समुद्र की, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आखिरी प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? क्या बताना है यहाँ पर? यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या? पुल्लिंग। यहाँ पर बिच्छू, मित्रता, डिबिया और ईख। देखिए यहाँ पर जैसे ईख हो गया, क्या? ईख हो गया, या भीख हो गया, या क्या? ईख हो गया, भीख हो गया, या चीख हो गया, क्या? चीख। इस तरीके के, यानी जिनमें खा आता है, जिन शब्दों में क्या रहता है? खा आता है। जैसे कोख हो गया, कोख, कक्षी, कक्षी का जो है कोख होता है, कक्षी तत्सम शब्द है कोख। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी अगर खा लग गया तो क्या हो गया? वो जो है किसमें हो गया? वो जो है किसमें हो गया? वो स्त्रीलिंग में हो गया। डिब्बा से डिबिया बना है, यानी डिब्बा इसका पुल्लिंग है, यानी ये भी नहीं होगा। मित्रता, मित्र से मित्रता बना है, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी स्त्रीलिंग में है। तो जो बिच्छू है, ये बिच्छू शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। क्या? प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कौवा हो गया, तोता, क्या हो गया? जैसे कौवा हो गया, क्या? कौवा, या तोता, क्या? तोता, या मच्छर शब्द,
या इसी में विच्छु शब्द हैं, ये प्राय किस में होते हैं, ये प्राय पुल्लिंग में होते हैं। तो यहां पर इस विकल्प का इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, ए। तो आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और इसमें चारों विकल्पों का एनालिसिस करके, चारों विकल्पों का विश्लेषण करके आपको समझाया गया है। तो ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न आपको 100% आशा दिलाते हैं कि आपके पेपर में, आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा, जो कि आप परीक्षा देते समय आप परीक्षा हाल में पाएंगे। तो आप विश्वास जता करके देखिए, अयोध्या स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विश्वास जता कर देखिए। आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको हिंदी में 37 नहीं कह सकते, 37 में आपको 35 या 36 अंक दिलाने का वादा करते हैं मित्रों। बस एक बार आप विश्वास दिला करके देखिए कि 37 में आपको 36 या 35 या 36 या 35, ये ध्यान रखना, 35-36 नंबर आपको अवश्य मिलेगा। 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न इधर उधर पूछ ही लेता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। बस आप विश्वास जता कर देखिए, अयोध्या स्टडी पॉइंट पर सफलता अवश्य मिलेगी मित्रों। जय हिंद।